पिछले 35 सालों से सर्व काम रखे सब कंट्रोल। को रजाकार कह रहे हैं अमित शाह साहब, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे भाड़ में जाए अमित शाह, भाड़ में जाए। कौन है वो? दुकान चला रहे हैं क्या सर्टिफिकेट देने की? हमको थोड़ी चाहिए। वो देंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे, देश में रहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम से गुजारिश है 13 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान। प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि वो एक चुनाव के लिए 17 करोड़ मुसलमानों को रुसवा करने की कोशिश करें। जेब, बाबर, मंगलसूत्र, मुगल, मछली, ये सब चल रहा है चुनाव में। पहले प्रॉब्लम ये है ना कि पहले इस बात का फैसला ये नहीं कर पा रहे हो कि इस देश का सबसे पहले कौन है रहने वाला। वोट उनको नहीं चाहिए, मगर डर दिखाया जाए, खौफ दिखाया जाए। घुसपैठियाँ हैं, ये ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक दिन पॉपुलेशन इनका हिंदू भाइयों से बढ़ जाएगा। कभी नहीं होने वाला है। अब राजस्थान में आप चलिए, किताब बदल देगा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने किताब बदल देगा। वो चल रहा है, ये मैसेज जा चुका है। ये तो इनको मालूम होगा। एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को इन्विजिबलाइज करती है पॉलिटिकली, दूसरी तरफ आप जो हमारे हमदर्द हैं, रहबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ये कैसी वन वे मोहब्बत हुई? तो ये सिर्फ यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तो सबका मसला बनने वाला है। तो कौन डिसाइड करेगा कि आपके तरीके सही है, मेरा तरीका सही है? आप बोलेंगे नहीं मेरे तरीके से डिवोर्स दो, कोई बोलेगा नहीं उनके तरीके से दो। तो किसी के मॉरल्स को आप हाई कैसे समझेंगे, किसी के कम कैसे समझेंगे? तो यकीनन ये इनका क्लासिक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पूरे देश पर थोपना चाह रहे हैं, जिससे चाहते हैं कि एक ही 10 साल में क्या हुआ है, एक ही आदमी की इंडिविजुअलिटी को प्रमोट किया गया, एक ही अब लैंग्वेज, एक ही रिलीजन, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही टैक्स और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारी इलेक्शन यात्रा जारी है। हम हैदराबाद में हैं और हमारे साथ असादुद्दीन ओवैसी साहब हैं, AIMIM के प्रमुख हैं, हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, कैसा है माहौल इलेक्शंस में? कल अमित शाह यहाँ पर आए और रोड शो करके गए हैं, तो बीजेपी पूरी ताकत लगाई हुई है आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऐसा है कि पहले भी आए थे, म्यूनसिपल इलेक्शन में भी आए थे। वहाँ से जहाँ पर वो कैंपेन किए थे, हमारा एक कॉरपोरेटर राजमोहन चौथी मरतबा जीत गया वो। तो आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ भी 4 घंटे फिरे थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना अपना काम हमारा जारी है और 5 साल से हम लोग हैं, पब्लिक जानती है। जब आते हैं मुसाफिर लोग आए, कभी आते बोलते चले जाते, मुसाफिर लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं। तो हम कैंपेन है, इनकी पद यात्रा है। बिल्कुल सईदाबाद इलाका है हैदराबाद का, जहाँ पर ओवैसी साहब की पद यात्रा कर रहे हैं, पोलिंग कराइए बस और कैंपेन ट्रेल कर रहे हैं। और इस बार इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ से जो अपनी कैंडिडेट दिया है वो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे बयान देती हैं, आपको लेकर के बयान देते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, हैदराबाद को पीछे धकेल दिया, मुस्लिम्स के लिए भी कुछ नहीं किया आपने। बहुत सारे बयान उनके वायरल हैं और उनके लिए पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी। उनका अनुराग ठाकुर, उनका जब नामांकन दाखिल किया तो अनुराग ठाकुर यहाँ पर आए रोड शो करने के लिए, उनके लिए करते हैं। सलाम वालेकुम, तो दुआ फरमाइए। तो भाई पोलिंग कराओ, आप लिख जाके पद यात्रा है जी। तो उनका है, वो बीजेपी में नहीं थे। ऐसा है ना कि हम उनको 4 महीने से हम देख रहे हैं, 4-5 महीने से। वो RSS के इंद्रीश कुमार के उनके एक फ़ैन, एक ग्रुप है, उसका फुल फॉर्म कुछ है, याद नहीं आ रहा। तो वो कुछ एक्टिविटी शुरू कर रहे थे, हम वॉच कर रहे थे उनको। तो ठीक है, पार्टी से हमारा मुकाबला है, कैंडिडेट आते हैं जाते हैं। कल बीजेपी से मुकाबला है, बीजेपी की आइडियोलॉजी से। कैंडिडेट तो मोदी है, बीजेपी में तो कोई है ही नहीं सिवाय मोदी के, इससे तो सब ऐसा ही है। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ यूजुअली क्या होता है कि ओवैसी साहब जो है प्रचार, तो हाँ, बीजेपी की आइडियोलॉजी से मुकाबला है
नरेंद्र मोदी हुकूमत के 10 साल जो नौजवानों को बर्बाद करके रख दिए, ये सब चीज़ें हैं जो होगा। पीएम मोदी का बयान जो मंगलसूत्र को लेकर के दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो आपका मंगलसूत्र निकाल करके उनमें बांट देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद फिर पूरी झड़ी लग गई नीचे। अनुराग ठाकुर का बयान आया है कि आपकी संपत्ति लेकर के अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, मुसलमानों को जरूर वोट डालिए, दुआ फरमाइए। आपकी सारी संपत्ति बेच के मुसलमानों में बांट देगी ये सरकार आई तो। ये सब सारे बयान इस पूरे इलेक्शन में दिए जा रहे हैं और आप एक बड़ा चेहरा हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सियासत में भी, पार्लियामेंट में भी और कम्युनिटी में भी। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से गुजारिश है 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। हाँ, वो अब तो और बोलेंगे 7 फेज खत्म होने तक क्या क्या बोलेंगे नहीं मालूम। तो प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि वो एक चुनाव के लिए 17 करोड़ मुसलमानों को रुस्वा करने की कोशिश करें। उनको अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना है, किसी पार्टी के खिलाफ बोलिए ना, कौन रोक रहा है। अस्सलाम वालेकुम, 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। और एक चुनाव के लिए पूरा अस्सलाम वालेकुम, ये स्ट्रेटजी है और उनको उसमें नाकामी होगी। सवाल ये है कि कौन सी दौलत आप दे रहे हैं। वोट बैंक बोलते हैं, एक ही वोट बैंक है। अस्सलाम वालेकुम साहब, इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त माइंड से जीतेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 लाख से जीतेंगे। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। प्रचार में जी अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से गुजारिश है 13 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोर्ट देकर कामयाब करिए, पतंग का निशान पद यात्रा कर रहे हैं। खैरियत से भाई। जी, एक ही इनका बैंक है जिससे नरेंद्र मोदी ने 6000 करोड़ का लोन अपने दोस्तों को दिया, तो वही वोट बैंक है। और जी अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम अहलिया ने महल्ला से मैं सऊद्दीन अवैसी गुजारिश करने आया हूँ 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, पतंग का निशान है। ज़रा जहमत होगी मगर ज़रूर उस दिन अपने घर से निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से गुजारिश है 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, पतंग का निशान है। हैदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन है तो आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि डिस्पेटी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए खाला, मजलिस कोर्ट दीजिए भाई, वोट डालिए 17-13 तारीख प्लीज। जी जी, 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी बोल दी और 10 साल में 14 मरतबा से सवाल पूछा गया लोकसभा में कि डेटा दीजिए घुसपैठियों का। इनका डेटा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम अहलिया ने महल्ला से गुजारिश की जाती है कि 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। हाँ, सवाल मंगलसूत्र का, कि कितने भारत के लोग अपना जेवर मॉर्गेज कर चुके हैं सरकार की वजह से, उनको उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये डॉग विजल पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भी करेंगे। मिलने खड़े हुए ना ओवैसी यहाँ पर नजर आएंगे प्रचार करते हुए या लोगों से मिलते हुए। सईदाबाद इलाका है और पदयात्रा चल रही है। ओवैसी साहब उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी उनका कैंपेन भी कवर कर रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ये बात बोलते हैं तो वो ये एक ग्रीन फ्लैग दे देते हैं बाकी बीजेपी के लोगों को ये बोलने के लिए। उनके कुछ नेता बाबर की औलादें हैं, औरंगजेब की औलादें, सारे बयान शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। वो एक आग लगा के छोड़ते हैं, इनका काम और फैलाना है। अस्सलाम वालेकुम साहब, दुआ फरमाइए। सब कुछ जानते हैं, मेरे बाबू हो ना। अच्छा, दुआ फरमाइए। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम।
क्या कर रहे हैं? हाँ? हमारे पानी पिलाते हैं। हाँ? क्या बात है भाई, क्या मलाला साहब, पानी पिलाते क्या है मालिक, क्या भाई, क्या दिन आ गया। आइए सौरभ साहब, आइए सौरभ साहब, कान दो। सौरभ साहब आइए। मैं इधर आपके बगल में। हाँ। अरे जूता पहन के आना पड़ेगा। आइए सर, इसके लिए हटो हटो, नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। जूता उतारो, सब जन जूता उतारो। ठहर ठहर, अंदर आ जाएंगे। दुआ करिए आप, शुक्रिया, दुआ फरमाइए आप, वोट डालो भाई, निकालो। हाँ आइए। अच्छा बड़ी सर, सलाम वालेकुम भाई। नहीं नहीं शुक्र, डाल दो आप पहले ही डाल दिया, आप मेरे को सुबह में डाल दिए। पहला हार आपका ही था, पहला हार आपका ही था। शुक्रिया सर, रूह अफ़ज़ा सर आप भी थैंक यू। नहीं, मेरे को आवाज़ बढ़ा। 2009 से बराबर है मिला मेरा जी जी वैसे साहब, आप बात पूरी कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? औरंगजेब, बाबर, मंगलसूत्र, मुगल, मछली, ये सब चल रहा है चुनाव में। पहले प्रॉब्लम ये है ना कि पहले इस बात का फैसला ये नहीं कर पा रहे हैं लोग कि इस देश का सबसे पहले कौन है रहने वाला। आर्यंस तो स्टीप से आए, खुद बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्टिक से आए, तो ओरिजिनल यहाँ के लोग तो ना हम हैं ना मोदी जी हैं, ना ये सब लोग हैं जो बोल रहे हैं हमको। द्रविडियंस है और आदिवासी हैं। तो अब एम्पिरिकल स्टडी आ चुकी है। दूसरा ये है कि अगर हम बोलना शुरू कर दें कि तुम पुष्पामित्रा संघा की औलाद हो, तुम राजा कंस की औलाद हो जो कश्मीर में बादशाह थे, जिनके बाद एक फ़ौज थी जो सभी गाँव को तोड़ते थे, तो ये एक कंसिस्टेंट की पॉलिसी है कि नफरत पैदा करो। और औरंगजेब, बाबर, आपसे तो पूछा था निशिकांत दुबे ने हाउस में कि उनको बाबर को आप आतंकी मानते हैं कि नहीं? हमने पढ़ा के बोला ना निशिकांत को कि बताओ फिर पुष्पामित्रा संघा कि आप क्या ताल्लुक है इससे। तो ये नैरेटिव सेट करके एक तो भारत के हिंदू भाइयों में एक नफरत पैदा करो, सस्पिशन पैदा करो, और फिर मुसलमानों को इनविजिबलाइज करो, मार्जिनलाइज करो। ये इनका एक 10 साल से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। तो यही इनका तरीक़ा है, बदनाम करो। अब आप बताइए कि जिस समुदाय में, मुसलमानों में इंटर जनरेशन मोबिलिटी, जो दादा कमाते थे वो सब समाज में आगे बढ़ गए, मुसलमान ही नहीं बढ़ा आगे। तो भाई कौन सी दौलत दी जा रही है, कहाँ से दौलत दे रहे हैं आप? तो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप कम कर दिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को अपने 9 क्लास से कर, सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट क्लास 4-6 से होता है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया। हम बनारस गए थे, वहाँ पर बुनकरों से, अंसारी भाइयों से मुलाकात की। उन्होंने जो बताया हमको कि भाई आधे लोग तो चले गए बनारस छोड़ के, मुंबई और कहाँ का चले गए। हद तो ये है कि उनका जो इलेक्ट्रिक बिल है, अगर पिताजी के नाम पे था, वालिद के नाम पे, बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करती सरकार। मजदूर के मजदूर हैं। बताइए प्रधानमंत्री का ये जो बोलते हैं ना, इनको बताइए पसमानदा की मोहब्बत, सब नाम निहाद कुछ नहीं है। बीजेपी को तो लगता ही नहीं कि मुसलमान का वोट चाहिए, जब प्रधानमंत्री मोदी के बयान आने के बाद। वोट उनको नहीं चाहिए, मगर डर दिखाया जाए, खौफ दिखाया जाए। घुसपैठियाँ हैं, ये ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक दिन पॉपुलेशन इनका हिंदू भाइयों से बढ़ जाएगा। कभी नहीं होने वाला है भाई। 20 इस साल 2075 तक एक्सपर्ट्स ने कहा कि हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके 40 साल बाद मुसलमान का, कभी मुसलमान का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ेगा ही नहीं। मगर ये डर पैदा करना,
तो इनके पास अब दिखाने को चंद्रयान-3 नहीं है, G20 ख़त्म हो गया, 5 ट्रिलियन इकॉनमी ख़त्म हो गया, हाँ वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट वो ख़त्म हो गया। तो अब आगे अपना असल ओरिजिनल गारंटी उनकी ये है कि बस नफ़रत पैदा करो और ये काम करो। उनका जो एडवर्टाइजमेंट पेपर में आते बीजेपी मोदी का, की गारंटी, एक मुसलमान छोड़े माइनॉरिटी का नाम लिखा हुआ नहीं है उसमें। और हम जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहे हैं कि 400 पार का नारा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और जो लोग भारत की इस डाइवर्सिटी को मानते हैं, अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, सब में ये अप्रीहेंशन पैदा हो चुका है कि भाई ये 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ये संविधान को पार कर देंगे। तो मोदी जी ने कहा कि अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। अरे भाई, अगर आपको इतना मोहब्बत हमसे है तो आपने ये जो EBC रिजर्वेशन दिया, अगर आपको अम्बेडकर से मोहब्बत है तो 50% सीलिंग को क्रॉस क्यों नहीं किया आपने? 306 रखकर भी क्रॉस नहीं किया आपने। तो ये ग्राउंड पे जा चुका है, हम बता रहे हैं आपको। आप कहीं पर भी जाकर किसी पूछ लीजिए लोगों से, बोलेंगे नहीं ये 400 पार। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में कवर कर रहा था उस दिन, मेरठ में या तमाम वहाँ दलित पॉपुलेशन आप चुकी यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं 2022 में, तो दलित पॉपुलेशन है वहाँ पे, वोट कर रही है, मायावती के लिए भी कर रही है, समाजवादी पार्टी के लिए कर रही है। तो वो एंटी बीजेपी वोटों में डिवीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं दलित पॉपुलेशन की। दिस इज़ माई पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हो सकता है, मगर एक लार्जर मैसेज जो हो रहा है, अब राजस्थान में आप चलिए, किताब बदल देगा बोलते हैं वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल, किताब बदल देगा, वो चल रहा है, ये मैसेज जा चुका है, ये तो इनको मालूम होगा। सर, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने 370 हटाने का वादा किया था, पूरा कर दिया, राम मंदिर बना दिया, CA लागू कर दिया, UCC ला रहे हैं। तो उनका जो अपना हिंदुत्व का एजेंडा है वो तो बीजेपी बराबर एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो उनको तो साफ समझ में आता है कि माइनॉरिटी का मतलब ही उनको हिंदू पॉपुलेशन का वोट चाहिए, वो उसको अपील कर रहे हैं, उसको वो ले जा रहे हैं। ये 370 आप बोल रहे हैं, एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके वहाँ पर कश्मीर में, पूरे प्यादों को खड़ा कर दिया आपने। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी, रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा क्या? उत्तराखंड में आपने लागू कर दिया, लागू करने के बाद आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ UCC का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तो सबका मसला बनने वाला है। तो कौन डिसाइड करेगा कि आपके तरीके सही है, मेरा तरीका सही है? आप बोलेंगे नहीं मेरे तरीके से डिवोर्स दो, कोई बोलेगा नहीं उनके तरीके से दो। तो किसी के मॉरल्स को आप हाई कैसे समझेंगे, किसी के कम कैसे समझेंगे? तो यकीनन ये इनका क्लासिक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पूरे देश पर थोपना चाह रहे हैं, जिससे चाहते हैं कि एक ही 10 साल में क्या हुआ, एक ही आदमी की इंडिविजुअलिटी को प्रमोट किया गया, एक ही अब लैंग्वेज, एक ही रिलीजन, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही टैक्स और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये सब इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि बस कोई डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म इस देश में बाकी ना रहे और सब ख़त्म कर दो, बस एक ही चीज़ लाइन पे चलते रहो। ओवैसी को मैं बोलता हूँ अक्सर ना कि अरे तुम ओवैसी की औलादों को जिताना चाहते हो, ओवैसी समर्थक हो। आपको भी सुनते हो सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें सुनते होंगे, अगर आप बात करते हैं मुस्लिम्स की तो अरे ओवैसी के लोग आ जाएंगे, ओवैसी बन जाएंगे, ओवैसी जीत जाएंगे। ओवैसी का एक नाम बना दिया, बीजेपी ने बना। मुझे लग रहा है कि तमाम वो लोग वायरल करते हैं आपका नाम को लेकर। क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, जब आप सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देखते हैं, जब आपको विलन की तरह मेरे गाड़ी पे गोली भी चलाते हैं। हाँ, विलन की तरह आपको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विलन है। एक एंटी ओवैसी कैंपेन चलता है पूरे देश में। नहीं, अब ये तो इनको दिखाना है ना कोई विलन कौन है, कोई विलन है, ये वो हीरो है। तो ये मुसलमानों के ताल्लुक से हेटरेट को क्रिएट करना और इनको ये बताना कि इनसे बहुत बड़ा ख़तरा है, ये तो होता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, उसके बाद जब आप इलेक्शंस में हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर इतना प्रचार किया जा रहा है, उधर आपके लिए कांग्रेस में प्रचार में विधानसभा इलेक्शन में खूब बयान देखे राहुल गांधी के, सब लोगों के, आप टीम भी हैं बीजेपी की, ओवैसी साहब को वोट दोगे तो बीजेपी को वोट जाएगा। तो विपक्ष भी आप पर खूब आरोप लगाता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की पीछे सपोर्ट करते हैं, आप इंडिया अलायंस में नहीं आए, आप बीजेपी को हराना नहीं चाहते हैं। आपने बिहार के किशनगंज में कैंडिडेट उतारा भी, तो कल आपके जनरल सेक्रेटरी का बयान सुन रहा था कि आप बिहार में 9 सीटों पर और कैंडिडेट देने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे। बिहार में 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल लड़ेंगे। जब आपको हमारे 4 MLA तोड़ने में तकलीफ नहीं हुई
तो हमको खड़ा करने में क्यों तकलीफ होगी? जब आप महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में से महाविकास अघाड़ी एक मुसलमान को सीट नहीं देता है और इम्तियाज़ एक ही कैंडिडेट है, पूरे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे भैया? हमको कई बड़े बड़े लोग फ़ोन किए, बताए, हम बोले ठीक है आप औरंगाबाद से कैंडिडेट लड़ा लीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये क्या आप क्या कह रहे हैं? फिर आपका ठेका लेकर रखे क्या? हम खड़ा करेंगे, हम पार्टी है। अब हमको भी पार्टी एक्सपेंड करना है। इंडिया अलायंस में तो अब लेने तैयार नहीं हमको। अब तो हमको अनाप शनाप बग आप तैयार थे इंडिया अलायंस जाने के लिए? अरे इम्तियाज जलील एक नहीं, आप ही के साथ तो काम करें NDTV में। 3 मरतबा पब्लिकली बयान दिए वो, अब और क्या करेंगे? महाराष्ट्र का मेरा प्रेसिडेंट है, आम आदमी है। तो आप तो मानने तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ हमारे खिलाफ आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, हम भी रोए, बी टीम करे, वोट काट रहे हैं, नहीं रो रहे हैं, ठीक है लड़ो, आजमाएंगे। तो फिर और कहा जाएगा, तेजस्वी भी कहेंगे, उन्होंने कहा है कि बाहरी पार्टी को वोट मत दीजिए, अब 10 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे बिहार में आप, तो फिर टीम भी कहे जाएंगे बीजेपी। तेजस्वी ने तो पूर्णिया में जाकर कह दिया कि या तो हमको दीजिए या NDA को दीजिए। अब उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड, वो वीडियो वायरल हो चुका है, हमने नहीं कहा, तेजस्वी ने कह दिया। अरे भाई तुमको पप्पू यादव को हराना था, पप्पू यादव को हराना, तो तुम ऐसा कैसा बोलते कि मुझे दे दो या बीजेपी को दे दो? पाटलिपुत्रा में हम खुद जाके कैंपेन करेंगे, देखेंगे आप कैंपेन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो फिर तो बीजेपी को फायदा होगा। अरे बीजेपी को फायदा, हम लड़े या लड़े, बीजेपी को फायदा। अच्छा 22 टिकट आप देते हैं, 22 में 9 यादव, 2 मुसलमान, कहाँ गया ये सामाजिक न्याय? 17% यादव, 17% मुसलमान, 14% यादव, ये क्या है बताइए? यही तो हम कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को इनविजिबलाइज करती है पॉलिटिकली, दूसरी तरफ आप जो हमारे हमदर्द हैं, रहबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ये कैसी वन वे मोहब्बत होगी? ये लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों को इंडिया अलायंस कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। ST को टिकट नहीं दिया तो आपने बात की, आपने ST को मुरादाबाद से कहा कि AIMIM से लड़ जाएं, फिर वो नहीं लड़े, अलग बात थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ। अगर हम चाहते तो वहाँ बहुत कुछ काम कर दे सकते थे। ST साहब को तो हमने कहा ना कि आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, वो सुने नहीं हमारी बात को। हमने कहा डॉक्टर साहब नहीं मिलेगा टिकट आपको, आपका नेता जो है ना बड़ा जेड़ुशारी कर रहा है, और वो बर्फ साहब जिंदा थे जब बकायदे हयात थे, मतलब आपको नहीं मिलेगा। बोले क्या बोल रहे हैं? मतलब बात समझिए, बात को नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में टाटा बाबा कर देगा वो। अरे आप बताइए, मतलब ठीक है हम नहीं आएंगे, चलो, पर आपको टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि आप मत लड़िए आगे चुनाव यहाँ। अच्छा, यूपी में आपने कैंडिडेट नहीं दिया अपने? अब देखिए, अब नहीं दिए तो तकलीफ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भैया, बिहार में आप दे रहे हैं? हाँ दिया ना। बिहार में हमारा, यूपी में हमारा अलायंस हुआ है PDM से, थोड़ा देर से हुआ है, पल्लवी पटेल के साथ। अब जाके उनकी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे, और बिहार में तो हम जाएंगे। झारखंड में भी खड़ा कर रहे हैं, झारखंड में 1-2 सीट है, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में मुंबई के सीट पार्लियामेंट सीटें हैं, क्योंकि अब 4 महीने में वहाँ इलेक्शन है असेंबली का, वो तो लड़ेंगे। फिर ये आरोप लगाएंगे आपको? हाँ लगाए ना, कोई बात। टीम भी बीजेपी। अरे भाई मेरी खबर में ये लोग इनके लिख के देने से मुझे फ़ायदा होगा क्या? भाई जन्नत जहन्नम मेरे को मिलेगी इनके बोलने से? आप बताइए कौन है? छोड़िए ना, कौन है? राहुल गांधी कौन है? तेजस्वी यादव कौन है? ये कह रहे हैं आप? नहीं, जो भी होगा, जो अपने आप को अगर ये समझ रहे हैं कि हम ये खुदा हैं, आजकल ऐसा हो गया ना कि आप इधर है तो ये खुदा के साथ है, नहीं है तो वो खुदा के साथ है। अरे भाई हमको इनकी खुदाई की ज़रूरत नहीं, हमारा खुदा काफ़ी है हमारे को। ये तो खुदा बन के बैठे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया ना कि ये जो मेंटालिटी हो चुकी है कि इधर है तो आप सफ़ेद हैं, उधर है तो आप काले हैं, ये कैसे चलेगा? क्या ओवैसी साहब को ये, चूंकि मैं डिकोड कर रहा हूँ हमारे उन दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी सियासत नहीं जानते हैं, जो सोशल मीडिया से ओवैसी साहब को जानते हैं, उनके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ओवैसी साहब को हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए? जितने लोग जो आपको रास्ते मिले, कितने दलित लोग मिले, हिंदू भाई बहन मिले, तो कभी हमारे मुंह से हमने कहा? अभी कई कॉपरेटर्स भी हिंदू हैं। हाँ बहुत है। बलाला साहब जो हमारे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनको हमारे दलित भाई, बैकवर्ड क्लास के लोग वोट देते हैं। यहाँ पर जब कोविड में काम किए, कितने 30,000 फूड किट दिया? कितने दिए? 40,000 फूड किट बांटे।
तो फूड किट आपके उस पर नाम लिख देते ओनली फॉर मुस्लिम्स बोल के, जो तकलीफ था दे दिया उनको। ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे, जो यहाँ पर वो क्या बोलते थे एरिया को बनाते थे ना, बंद कर देते ना एरिया को, हाँ कंटेनमेंट एरिया बोलते थे, तो वहाँ पर यही लोग जाते थे पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि इस बार ओवैसी साहब को हैदराबाद में मेहनत करनी पड़ रही है। हर बार वो चुनाव लड़ते ही नहीं थे, नॉमिनेशन भर देते थे। भाई देखिए सुनिए, हाँ। एक आदमी के लिए अमित शाह आ गए, हर यूनियन मिनिस्टर हर 3 दिन को पैराशूट हो रहा है। अब वो आ रहे हैं ना, मैं क्या करूँ, हम तो बोल रहे आइए हैदराबाद में भी देखिए, हैदराबाद की खूबसूरती देखिए। मेहनत क्या है, चुनाव है, मेहनत करना पड़ेगा सबको। कह रहे हैं कि पुराने हैदराबाद में काम नहीं किया, वो माधवी लता कह रही है कि काम नहीं करते ओवैसी साहब, तो वोट एक देने बात के लिए आते सुनिए, हैं, मुसलमानों को डरा के एक वोट बात लेते सुनिए, एक हैं। बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के 3 ओनर है, एक बिल्डर है, 1 साल से किराया नहीं मिला उनको। वो हमसे मिले, हम बोले क्या करना, बोले नहीं नहीं वो हमारे भाई का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। बोले एक काम करो, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो कि तुम्हारे अस्पताल का किराया नहीं आया 1 साल का। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और इसमें लिख दो कि वी विल स्पीक टू ओवैसी। 4 दिन पहले मालूम हुआ कि पोस्ट डेटेड चेक मिल गया पूरों को। 4 दिन पहले पोस्ट डेटेड चेक मिल गया उन लोगों को। कुछ तो फायदा हो रहा है ना, तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए ना, इसमें क्या है। मतलब ओवैसी साहब को बीजेपी पसंद नहीं करती, बीजेपी आपके खिलाफ एक अलग कैंपेन चलाती है कि एक कट्टर। बार आपकी शादी हो गई, कोई शादी आपकी नहीं हुई ना, जब शादी होगी तो जो शादी की खूबसूरती क्या होती कि इंसान जो है सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शोहर से करे, बाहर का सब चलता है। तो राजनीति भी ऐसी है कि आप जनता से मोहब्बत करें, बाहर का सब फिक्र ना करें। नहीं बट नाउ यू आर नहीं आपका नहीं, नेशनल वो फेस है। अब जनता की मोहब्बत में काम करिए ना। अब आप सबको कहाँ सुनते बैठेंगे, हर आदमी खिड़की खोल के बोलेगा, जरा कोई गाली देगा, तो कहाँ सुनते। आपका जो मकसद है काम करिए। कोई नंबर लेने आगे बढ़ रहा है कि सब लोग मेरे साथ हम नवा हो जाएं, मेरी तारीफ करें, तो भाई खवाली पार्टी रख लीजिए, कोई बात नहीं। राग होगा हाँ, फिर पैसे वारी है, वैसा होगा। चलिए अभी चल रहा है, अभी इनके चलेगा, अब आगे आगे। जिस दिन सेकेंड डे पोलिंग थी उस दिन जेपी नड्डा का बयान था, प्राइम मिनिस्टर का भी यही बयान था कि पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देने देंगे। ये तमाम बीजेपी लीडर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के पार्टी अध्यक्ष तक कह रहे हैं। तो आरक्षण आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो SC ST हैं, हिंदू SC ST, उनके लिए उनका आरक्षण छीनने नहीं देंगे, विपक्ष उनका आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात करती रिजर्वेशन पे। मुस्लिम माइनॉरिटी को कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिला है, किसी का आरक्षण छीन कर नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। अब इनका ये है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, और असल इनका मकसद है कि संविधान को बदल देना और फिर बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना। इनको नफ़रत है बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान से। और अगर आपको इसको देखना है तो उस वक्त 1950 में जो ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उस वक्त के सरसंचालक गोलवालकर के बयानात को पढ़ लीजिए जो उन्होंने संविधान के बारे में कहा, और उसके बाद जितने भी इनके सरसंचालक बने, और फिर वाजपेयी के ज़माने में तो वेंकट चलैया कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन का संविधान के खिलाफ नहीं है, वही तो वही वन नेशन इलेक्शन जो फेडरलिज्म के खिलाफ है, तो फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें करते हैं, और थियोरी ऑफ कन्फ्यूजन में बीजेपी समझ के अपने आप को बड़ा माहिर है, मगर देश जान चुका है कि इनका असल मकसद यही है कि संविधान को बदला जाए, नया लिखा जाए, और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म किया। तो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिए, बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म होगा तो चैप्टर 3 चला जाएगा पूरा फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या बचेगा, राइट टू इक्वालिटी सब खत्म हो जाएगा। कल अमित शाह है, वही सवाल में सुन रहा था, मैं उनकी भाषण भी सुना बैठ करके। यहाँ पर बीजेपी रजाकारों की बात कर रही है कि रजाकारों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू मुसलमान बिना डरे वोट करें। और ओवैसी साहब पर ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि आप बोगस वोट बनवाते हैं, बोगस वोट बनवा करके जीत करके आते हैं।
अब अगर ये लोग ट्यूबलाइट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? थम्स अप की फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? माने एक्चुअल फैक्ट्री में तो शायद और अक्लमंद होगा, ये लोग ख्याली थम्स अप के मालिक हैं, तो मैं क्या करूँगा उनके लिए? उनका दिमाग हाँ ये मिलिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है वोटर लिस्ट, मैं थोड़ी बनाता हूँ अपने घर में बैठ के। बताइए आप क्या कर रहे हैं? चलिए भाई उधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं मेरे को। नमस्ते अम्मा, नमस्ते। थोड़ा आइए प्रकाश साहब, जरा हटो, सामने हटो। आइए प्रकाश आदाब साहब। वोट दो। शान ये शॉट चाहिए। आप लोग वोट देते हैं? अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। वोट देते नहीं, मिलके काम करते हैं हम लोग। ये तो कहते हैं कि वैसे साहब जो है हिंदू वोट नहीं देते, वैसी को ये सब बोलते हैं। नहीं, कभी भी आप कभी भी मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार मालूम करो, अहमद बराला कोयलू डायमंड को नहीं देखे अपन। हमारे एसएस साहब हमारे को कोयलू डायमंड दिखा दिए, ये कोयलू डायमंड है। इनको शुक्रिया करते, कहीं को बोले तो अब तक हम लोग चांस नहीं आया, इनको शुक्रिया करते। कहीं बोलते ऐसे आदमी को हमारे को दिए, इनसे ज्यादा 10 और टाइम को ज्यादा मिलेंगे। हमारा 2000। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया जी, आप वैसे साहब को वोट देते हो आप लोग? नहीं तो ये तो बीजेपी वाले कहते, इधर आइए, बीजेपी वाले कहते हैं कि वैसे साहब को हिंदू वोट नहीं देते, सिर्फ मुस्लिम वोट देते हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, हमारा काम कोई करता है उनको ही हम वोट डालेंगे, बस जो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ क्यों रहेंगे, उनको वोट देंगे ना। हिंदू मुस्लिम से हमारा कुछ ताल्लुक नहीं है। तो सवाल मैंने पूछा तो मुझे लगता है आपका जवाब मिल गया मुझे, जो सवाल पूछ रहा था आपसे। आप लोग वोट देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं कि यहाँ पर? 100% सपोर्ट करते हैं। 100% सब वोट देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। अब हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, हम काम कौन करते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। उससे ताल्लुक कुछ भी नहीं है। हमारे को असद साहब और एमएलए साहब हमारे काम करते हैं, उनके साथ हम रहेंगे बस। अच्छा, बस ठीक है, शुक्रिया। दादा बिल्कुल चलो दादा। नमस्ते अम्मा, नमस्ते अम्मा। फैसले में बोल के आया। चलो चलो, मैं मेरे को मत बोलो, बलाला साहब बोलो, मैं बोलो। हाँ एमएलए साहब, एमएलए साहब అమ్మ కొంచెం అక్కడ జరుగు సారీ सामने सामने రండి అమ్మ రండి. चलो थैंक यू अम्मा. सलाम चलते चलते लीजिए, चलिए वोट डालिए. हाथ पकड़ो उनका, गिरेंगे वो. सलाम वालेकुम भाई साहब. सलाम वालेकुम. 13 तारीख को मजलिस को वोट दीजिए, ख्याल रखिए. सलाम वालेकुम नौजवानों, फर्स्ट टाइम वोटर, वोट डालो. हम लोग बोगस वोटर्स वाले आरोपों पर बात कर रहे हैं. एक देखिए, आप भी जानकार हैं, अर्बन एरिया में हर पोलिंग बूथ पर एक कैमरा लगता है पीसीआई की तरफ से. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जनता बैठ के देख सकती है, आप बैठ के देख सकते हैं क्या हो रहा है, कैसे बोगसिंग होगी बताइए. पहले तो पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है, उसकी हमको फिक्र है, ऊपर से उल्टा ये बोलते हैं लोग बकवास. दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कांग्रेस के लीडर है जो हमारे खिलाफ 3 बार इलेक्शन लड़के हार गए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से. उन्होंने 2023 में कंप्लेन दिया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. वो भी 5 लाख नाम बोले, उसमें निकले 6,000-7,000 जो लोगों की मौत हो गई थी. वो ही कंप्लेन को सिर्फ नाम बदल के बीजेपी के कैंडिडेट ने दे दिया. अब जो जवाब आया इलेक्शन कमीशन से हमको, जो सबको आया, उसमें लिखा कि द सेम कंप्लेन वाज गिवन इन 2023 और द सेम कंप्लेन गिवन इन 2024 जनवरी फरवरी.
उन्होंने बोला कि है ही नहीं कुछ, इसमें सच्चाई नहीं है। भाई जो लोगों की मौत हो जाती है वो तो वो करेंगे। अच्छा, ECI हर साल बोलता है कि जनवरी में 18 साल की जो है नाम इंदराज कराइए और जिसके नाम नहीं है कराइए, या जो शिफ्टिंग है उनका कराइए, चेंज करा लिए। उसके बाद जनवरी में एक लिस्ट आती है, फिर ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है। अब 26 को एक और एक एडिशन डिलीशन लिस्ट आई। भाई आप ऑब्जेक्शन डालते नहीं, आप करते नहीं, और उसका हमको आप बोल देते हैं। ECI बनाता है उसको, हम कहाँ बनाएंगे? तो जो कांग्रेस के लीडर ने जो कंप्लेन दी थी उसी बीजेपी ने उसको इस्तेमाल कर लिया और इलेक्शन कमीशन दे दिया। अब जो वोटर लिस्ट आई है उसमें 11,000 नाम बढ़ के हैं अभी, क्योंकि नाम बढ़े। तो ये सब इनका हारने के बाद किसी ना किसी चीज़ का बहाना बनाना, ये इनकी पुरानी आदत है। आपको रजाकार कह रहे हैं अमित शाह साहब, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो मांगा जाता है, मैं तो अभी इंटरव्यू में देखता रहता हूँ, लोग पूछते हैं आपसे भारत माता की जय। अरे भाड़ में जाए, अरे भाड़ में जाए अमित शाह, भाड़ में जाए। कौन है वो? दुकान चला रहे हैं क्या सर्टिफिकेट देने की? हमको थोड़ी चाहिए। वो देंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे, देश में रहेंगे? हम कहाँ थोड़ी पूछ रहे हैं उससे। उनको बोलना है बोले, जिसको देना है बांटे वो। हैदराबाद की हिस्ट्री आप देखेंगे तो कभी हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, कभी आपको टाइम मिलेगा तो नेहरू मेमोरियल में पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़ी है। ये पूरा हैदराबाद स्टेट, ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा था, उसमें कोई आ नहीं सकता। जनरल JN चौधरी इंडियन आर्मी के तहत था, तो पंडित सुंदरलाल यहाँ पर आकर उन्होंने एक जामे रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट को पढ़ते नहीं है लोग। और फिर जब हमारी पार्टी हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे है, जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अगर ये बोल रहे हैं तो आप तो जमहूरियत के दुश्मन हैं। आप नहीं चाहते, आप मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, झूठे हैं आप। और जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहाँ ठहर कर इस देश के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो ये इस तरह बोलते रहना, ये इनकी बोलते ना कि इनका थोड़ा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है अमित शाह चलो फोटो ले लो भाई, यहाँ ठहर के फोटो ले लो। आ जाओ आराम से, आ रहे लीजिए फोटो लीजिए। शुक्रिया साहब, थैंक यू साहब। 13 मई को वोट डालिए साहब, पतंग के निशान से।